mostly 5 minutes will complete. Okay, so last we start our sessions from discussion homogeneous equation. Last we discussed और how the application for that, जैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस हमें दी रहती है और उनके हम सॉल्यूशंस देखते हैं और सॉल्यूशंस को हमने वहाँ पे देखा कि किस तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब होमोजीनियस इक्वेशंस के फॉर्म में आप लिख रहे हो या तो इनहोमोजीनियस फॉर्म है, मतलब ओके। और उसको नोटेशंस देखते हो जो वेक्टर्स आपका फॉर्म मिलता है तो वो क्या बताता है, दे आर पैरेलल लाइंस और दे आर ऑन द लाइन। वो हमने एक एग्जांपल से वहाँ पर कल देखा था। और होमोजीनियस इक्वेशन मतलब सिंपल सा हमने बताया कि जो राइट हैंड साइड है इक्वेशंस का जो हम कांस्टेंट लेते हैं वो जीरो है तो वो होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो कल हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट देख लिए थे। जस्ट फॉर योर रेफरेंस 5 मिनट्स वी सी फॉर दैट हमने क्या क्या डिस्कस किया था द लास्ट दिस टॉपिक। ओके, as we start our this session from this homogeneous equation that वहाँ पर हमने बता दिया कि linear equations है और right hand side are all zeros, they are called homogeneous equations। तो उनके बारे में हमने बात कर ली थी और फिर वहाँ पर उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे। तो आफ्टर सीइंग दैट एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस यू गॉट सम मोर आइडियाज कि हम किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So students, I hope you understand the last session. सर हाँ बोलिए बोलिए। સર આમાં સર હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન ની અંદર આપણે x y z ની કિંમત ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે ફાઇનલમાં। લિનિયર ઇક્વેશન આપ્યું એમાંથી x y z ની કિંમત ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, मतलब आपका लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, आप उसमें से एक्स वाई जेड फाइंड कर ही सकते हो। जो भी लीनियर इक्वेशंस है होमोजीनियस है, इनहोमोजीनियस इक्वेशंस है। ओके, यू कैन फाउंड द एक्स वाई जेड वैल्यू और एक्स वाई जेड वैल्यू के बेस पे ही आप बता सकते हो कि उसके वेक्टर्स किस तरह से आप रिप्रेजेंट करो। लाइन रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है। हम वहाँ पर हमने कल एग्जांपल देखा था, जैसे कि हमने जैसे कि लास्ट एक प्रॉब्लम ये सॉल्व किया था, जैसे ये दो हमारा मैट्रिक्स है और उसके सॉल्यूशंस जो मिल रही है वहाँ पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा था फॉर दिस एग्जांपल। ओके, एग्जांपल नंबर 1 हमने लिया था। फिर सेकंड में हमने देखा था कि उसके लिए वहाँ पर जो सॉल्यूशंस मिल रहा था इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग फॉर दिस सेकंड प्रॉब्लम। तो उन्हीं के बेस पे हम वहाँ पर देख रहे थे कि हमें सॉल्यूशंस किस तरह से वहाँ पे हमें मिल रहा है। तो उसको हम थोड़ा और इलाबरेटली देखें तो यू गॉट सम मोर आइडियाज। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज वी गो फॉर दिस कंसेप्ट, जैसे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इन दैट वी कैन गेट। अब उसको हमने सॉल्व करके भी देखा था और सेम इसका रिजल्ट भी मिल रहा था आफ्टर सॉल्यूशंस। और फिर हम देखते हैं कि ये रूल्स भी बताया था हमने, होमोजीनियस इक्वेशन आर एवर इनकंसिस्टेंट। ओके, दे हैव द सॉल्यूशंस। ओके, और उसका ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, इक्वल टू 0 भी मिल सकता है। ओके, अब एन होमोजीनियस इक्वेशन है, एन अननोन्स है, तो उसके लिए भी वहाँ पर हमने बताया था कि आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था और एग्जांपल से हम रो रिडक्शन करके देख रहे थे और वहाँ पे हमें ये रिजल्ट हमें रो रिडक्शन का है, उसका एक्स एंड वाई पॉइंट मिल जाता है, एक्स वाई एंड जेड सब्स्टिट्यूट करते, वो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन था। फिर हमने उसको होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, दिस विल बी इन अ होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म। ओके, ये होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म में हमने लिख दिया उसी मैट्रिक्स को और उसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया था वो होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म में आप लिख लेते हो और उसको सॉल्व करते हो तो एक्स एंड वाई आपको मिल रहा है और उसको आप आर के रिप्रेजेंट करो। तो ये क्या बताता है, जब हम होमोजीनियस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ये यहाँ पर ये मिल रहा है, और जब हम उसे दैट विल स्ट्रेट लाइन, और जब हम उन्हें इनहोमोजीनियस इक्वेशन है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लाइन, दैट आर पैरेलल लाइंस। ओके, और उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इनहोमोजीनियस में होमोजीनियस का तो टर्म आ ही जाता है, ये होमोजीनियस का टर्म आ ही गया है और इनहोमोजीनियस ये, तो हमने लास्ट वो कंक्लूजन दिया था। ओके, तो ये हमने होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में बात कर ली थी सब कुछ। फिर मैंने मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि वो सब हमने आगे जो स्टार्टिंग सेशन था उसी में डिस्कस कर लिया है।
आपको क्या करना है कि वहाँ पर उनके कंसेप्ट देखने थोड़े बहुत जो उनके बाकी है, जो नहीं पढ़ पाओ, यू सी द कंसेप्ट, वहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वी डिस्कस इन दैट। और उनकी एक दो वहाँ पर हमने ट्रांसपोज और इनवर्स का हमने प्रॉपर्टीज कल देख लिया था कि ट्रांसपोज रहता है ए बी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आप कोई भी दो मैट्रिसेस लेके इसे चेक कर सकते हो ये प्रॉपर्टीज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनवर्स में भी वही आप कह सकते हो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जैसे कि ये ए बी सी डी आप मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो, उसका ट्रांसपोज करोगे तो इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये कल का हमारा ये क्वेश्चन था। हाँ सर। ओके, हाँ बोलिए बोलिए। તો આ લિનિયર ઇક્વેશનમાં એક્સ વાય ઝેડની કિંમત ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની આપણે રોડ રિડ્યુસ મેથડ સિવાય આપણે સર 10માં લોપની રીત આવતી હતી, યાદ છે ને સર? એ મેથડથી આપણે સોલ્વ કરીએ તો ના મેળ પડે? હા કરી શકો. એને તમે કઈ મેથડનું નામ આપ્યું છે? 10માં યાદ છે લોપની રીત આવતી હતી, એક્સ વાય ઝેડની કિંમત, એ આપણે એ મેથડનો યુઝ કરીએ તો? हाँ, ये मेथड भी तमें एक्स वाई जेड आपको जैसे कि कोई स्पेसिफाइड किया है कि आप रो रिडक्शन मेथड से यूज करो तो आपको रो रिडक्शन अप्लाई करना होगा। सपोज स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है तो यू कैन यूज एनी मेथड। क्रैमर्स रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपने जो भी मेथड स्टैंड में यूज कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ओके सर, हाँ सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी गो फॉर टुडेज टॉपिक। हमें आज जो डिस्कस करना है, ओके, दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द लीनियर वेक्टर स्पेस और उनका क्या कंसेप्ट है, वी गो फॉर दैट कंसेप्ट। तो आज हमें डिस्कस करना है कि भाई लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है और उसके हम क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा दिया है एज पर अवर टॉपिक्स इन दिस। तो लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में आज पढ़ना है। अभी स्टूडेंट्स हम देखो कि वेक्टर्स को यूज़ करते थे एज अवर रेगुलरली वी यूज़ द वेक्टर आर। आर को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं आई इंटू एक्स, ओके, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस जे वेक्टर जेड। नॉर्मली हम वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट एक्स वाई जेड, ओके, जैसे कोई भी हमारा एक ओरिजिन पे पॉइंट है ओ 0 0 0 पर है, दैट इट ओ, और एक पर्टिकुलर पॉइंट है एट पॉइंट एक्स वाई जेड, ओके, और उसको हम वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, दिस विल बी एट वेक्टर फॉर्म और आर वेक्टर्स हम डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस आर वेक्टर वी डिफाइन इन दिस टर्म। हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, और उसके 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है क्योंकि द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑफ ऑल वेक्टर, ओके, मेक्स अप 3 डायमेंशनल स्पेस। अब आप इसमें देखोगे कि एक्स वाई जेड टर्म है तो वो बताता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस वहाँ पर बता देता है, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल द टर्म ऑफ एक्स वाई जेड दैट शोज द 3 डायमेंशन स्पेस। ये 3 डायमेंशन स्पेस में हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको कई बार आप रिप्रेजेंट करते हो R3 से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ओके, R3 फॉर रियल नंबर्स, ओके, और आप कई बार कहीं बुक में लिखा रहता है V3 रिप्रेजेंट फॉर वेक्टर, दैट इज फॉर वेक्टर, R3 फॉर रियल, ओके, और कई बार कोई स्पेस ये वेक्टर स्पेस यूज करते हो उसको कहते हैं या तो रियल स्पेस यूज करते हैं या तो उसको यूक्लिडियन स्पेस भी यूज कर सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है E3 से, वहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं और डिफाइन एज ए E4 यूक्लिडियन स्पेस। मतलब वो ज्योमेट्री में ये स्पेस भी आप यूज कर सकते हो यूक्लिडियन वर्ड यूज करके, ओके, वहाँ पर नॉर्मल बेसिस वेक्टर यूज करते हैं स्मॉल E1 E2 E3, इसलिए उसको यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है जो, ओके, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट मतलब आपके वेक्टर्स है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ओके। अब उसका आप रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, 3 डायमेंशन स्पेस में कर रहे हो, वेक्टर स्पेस में कर रहे हो, यूक्लिडियन स्पेस में कर रहे हो, तो आप उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कई बार हम 2 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं V2 फॉर वेक्टर्स। कई बार हमें ये देखिए कि एज वी गो फॉर 2 डायमेंशनल स्पेस तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आई वेक्टर एक्स प्लस जे वेक्टर वाई। मतलब वहाँ पर हमने 2 वहाँ पर लिए हैं दैट इज एक्स एंड वाई।
और पॉइंट हम कहेंगे कि इसका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट एक्स कोमा वाई। ओके, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट ले रहे हो एक्स कोमा वाई, और वो क्या बनाता है, मेकिंग अप द एक्स कोमा वाई प्लेन। ये क्या बनेगा, जब पॉइंट एक्स कोमा वाई ले रहे हो, दैट मेक्स सम प्लेन। ओके, मेकिंग दैट प्लेन जो बनता है दैट इज एक्स कोमा वाई प्लेन से हम उन्हें रेफर करते हैं। दिस इज आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो, दैट इज एक्स प्लेन, आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो और वाई एक्सिस पे ले रहे हो, एक्स हम ओरिजिन, और वहाँ पे आप कोई पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हो एक्स कोमा वाई, और उस प्लेन पे आप वहाँ पे उस पॉइंट को डिफाइन करो, दिस एक्स कोमा वाई पॉइंट, और वहाँ से आप ओरिजिन से वेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं और आर वेक्टर, इस तरह से आप उन्हें डिफाइन कर सकते हो। दैट कवर्स द ith यूनिट वेक्टर इन दिस एक्स एक्सिस एंड जे इन दिस वाई एक्सिस। ओके, उसका कंपोनेंट वेक्टर ओ पी और ओ क्यू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो अभी हमारा टॉपिक है आज का, जो टाइटल है दैट इज अ लीनियर वेक्टर स्पेस। अभी क्यों हम इसमें ज़्यादा करें, अभी तक हमने 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, लेकिन हमारे फिजिक्स के कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्पेस टाइम प्रॉब्लम्स है रिलेटिविटी में, वो 4 डायमेंशन है। कई बार हम फेस स्पेस की बात करते हैं, फेस स्पेस में कितने डायमेंशन होते हैं, एनीवन रिमेंबर? जैसे हम फेस स्पेस, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में फेस स्पेस की बात करते हैं। ओके, यू रिमेंबर द फेस स्पेस, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, सुना है कि नहीं है? और उसको हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। कौन बताएगा आंसर, व्हाट इज फेस स्पेस? भूल गए स्टूडेंट्स? रिकॉल, व्हाट इज फेस स्पेस? कोई आंसर नहीं आ रहा, यू गेटिंग माई साउंड और नॉट? हाँ सर, आ रहा है साउंड सर। हाँ ओके, तो बोलिए स्पेस स्पेस क्या होता है? सर वो टू डायमेंशन होता है, जो मोमेंटम और पोजीशन के फाइंड करने के लिए होता है क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम हाँ मैकेनिक्स में। ओके, सर मतलब उसमें पार्टिकल के हिसाब से होता है ना, लाइक जो 2n के हिसाब से, तो 10 पार्टिकल है तो 20 स्पेस ऐसा। हाँ हाँ हाँ, सही है सही। देखो उसमें फेस स्पेस में क्या है, दैट इज अ डायग्राम, आपका पोजीशंस क्या है और मोमेंटम क्या है उसके बारे में। पोजीशंस आपकी किस तरह से चेंज हो रही है, इफ यू राइट इन दिस फॉर्म, दैट इज अ पोजीशन क्या चेंज हो रहा है आपका, और उसके साथ उसका मोमेंटम कैसा चेंज हो रहा है, तो उसी के ग्राफ को हम डिफाइन करते हैं। जैसे आप एक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड पी एक्स लेते थे, और आपको डिफरेंट डिफरेंट नीचे मिलता है पैराबोला, एलिप्स के पोजीशंस कैसे चेंज हो रही है और उसका मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है ऑन 4 डायमेंशन। आप यहाँ पर एक्स टू दिस दैट विल बी दैट माइनस एक्स, और ये पी एक्स। ओके, इस तरह से आप उनको कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ओके, जस्ट फॉर आवर रिप्रेजेंटेशन एक्स वर्सेस पी एक्स को हम कहते हैं, एक्स वर्सेस पी एक्स के वहाँ पर हम कहते हैं दैट इज अ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द पार्टिकल के 3 कंपोनेंट्स है। ओके, एंड मोमेंटम है दैट सिमिलरली द 3 कंपोनेंट्स फॉर मोमेंटम। तो टोटल हमारे ऑर्डर सेट कितने होंगे, 6 नंबर। जैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं फेस स्पेस में, तो पोजीशंस के लिए एक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए 3 पार्टिकल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, 3 कंपोनेंट्स उसका, तो एक्स 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 वाई एक्स जेड चाहे तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स वाई एक्स जेड 3 डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। और पोजीशंस है उसकी, दैट इज ये पोजीशंस के लिए, और मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। हमारे प्रॉब्लम्स में भी हम लेते हैं पोजीशंस एंड मोमेंटम फॉर दैट। और वो 6 कंपोनेंट्स मिलके हमारा क्या होता है, ये 6 कंपोनेंट्स मतलब 6 सेट बन जाते हैं, एक्स 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 वाई एक्स जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। टोटल कितने हैं यहाँ पर बने कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स फॉर पोजीशन, 3 कंपोनेंट्स फॉर मोमेंटम, और टोटल हमारे यहाँ पर 6 सेट, मतलब सेट जो बना है 6 नंबर का बनता है, मतलब 6 कंपोनेंट है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ, उसको हमें रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज अ 6 डायमेंशन
space, okay, that we represent as a v6, okay. ये वेक्टर्स जो है, okay, 6 डायमेंशन स्पेस में हम कह सकते हैं दैट इज अ v6। जैसे v3, v2, v1 जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीन्स फॉर ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट्स, ओके। v1 को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे स्पेशल रिलेटिविटी का क्वेश्चन रहता है हमारा, तो वहाँ पर 4 वेक्टर्स हम लेते हैं, दैट इज अ 4 वेक्टर्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में हमारा जो भी कंसेप्ट रहता है स्पेशल रिलेटिविटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ सेट लेते हैं। कौन कौन से रहते हैं, एनी आइडिया? फोर वेक्टर्स स्पेशल रिलेटिविटी के हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पर सेट्स ऑफ 4 नंबर्स में हम डिफाइन करते हैं। कौन कौन से सेट्स ऑफ 4 नंबर है? हाँ बोलिए बोलिए। y, हाँ y z and बोलिए बोलिए। टाइम। टाइम, ओके, दैट इज अ स्पेस टाइम कंसेप्ट, ओके, x y z and t। तो स्पेस टाइम इन 4 डायमेंशनल स्पेस, 4 डायमेंशनल स्पेस, तो हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं v4 में, हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n डायमेंशनल स्पेस हो उसको ये हम सिर्फ आइडिया एक्सटेंड कर रहे हैं कि लीनियर वेक्टर स्पेस में हमें ये आइडिया रिप्रेजेंट कर कि 3 डायमेंशनल स्पेस हो, 4 डायमेंशनल स्पेस हो तो v4 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 डायमेंशनल स्पेस हो तो v6 है। आपका n डायमेंशन है, ओके, आपके n डायमेंशंस है, तो यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ vn जस्ट फॉर दिस कंसेप्ट कि हम उसे किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारी कोई ऐसी फिजिकल स्पेस रहता है, ओके, एज ओनली 3 डायमेंशनल, बट उससे हमें ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी में वहाँ पर उसे लेके जाना होता है। ये सब जो हमारे होता है, वी कांट रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स एज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन फिजिकल स्पेस, ओके, क्योंकि फिजिकल स्पेस में कितने रहते हैं, फिजिकल स्पेस जो हम डिफाइन करते हैं हर बार वो 3 डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू हमारा रहता है, दैट इज अ 3 डायमेंशन पॉइंट्स रहते हैं, ओके, फिजिकल स्पेस। बट लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं और ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी में जैसे v5, v6 उसके वेरिएबल्स एंड कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं उस पर हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 वेरिएबल्स है तो 5 डायमेंशन स्पेस, 6 वेरिएबल्स है तो 6 डायमेंशन स्पेस, तो उस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और n नंबर्स है, ओके, आपके, तो n डायमेंशनल स्पेस में उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट फॉर लीनियर वेक्टर स्पेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, हमारे ऑर्डर और नंबर कितने हैं, 3 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, n डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, और उसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जो हमारी ज्योमेट्री हम यूज करते थे 2 and 3 डायमेंशन में कैन बी एक्सटेंडेड टू प्रॉब्लम इन n डायमेंशन, वट एवर भी ज्योमेट्री यूज जो हम कर रहे हैं वहाँ पर, ओके, वट एवर ज्योमेट्री कंसेप्ट जो यूज कर रहे हैं और ज्योमेट्रिकली जो भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ओके, ज्योमेट्री की जो भी हम टर्मिनोलॉजी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसका एडिशंस फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो, उसकी आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, उसको हमें एक्सटेंड कर देना है। इसी को हम ले सकते, ये जो पूरी टर्मिनोलॉजी है दैट यू कैन एक्सटेंड अप टू द n डायमेंशन स्पेस, सेम वही टर्मिनोलॉजी को हम एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे कि हम उसको एग्जांपल से हमें देख सकते हैं यहाँ पर कि सपोज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट फाइंड करना है। सपोज आपको एक पॉइंट ओरिजिन ये दिया, ओ दिया, ओके, और एक पॉइंट दिया यहाँ पर दैट इज पॉइंट P ले लेते हैं एट x y z, ओके, ओरिजिन एट 0 0 0, दैट इज अ ओरिजिन। अब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O टू द पॉइंट P, ओके, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट O टू द पॉइंट P, ओके, कैसे फाइंड करते हैं, D फाइंड करना है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। चलो बोलिए कैसे फाइंड करते थे? हाँ सर, इन अंडर रूट x2 minus x1 square plus y2 minus
y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z। ओके, x2 माइनस x1 मतलब x और ओरिजिन के पॉइंट है 0 0 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर। गुड, x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वही हम यहाँ पर d इक्वल टू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। वैसे सपोज हमारे 5 वेरिएबल पॉइंट है एक्स यू वी, सपोज हमारा दिया एक्स वाई जेड, और हम एक दो पॉइंट नया ले लेते हैं एक्स वाई जेड यू वी। अभी 5 वेरिएबल्स, यहाँ पे 3 थे, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल पॉइंट थे। ओके, तो अभी 5 वेरिएबल्स पॉइंट के लिए हम बात करते हैं, और उसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फाइंड फ्रॉम द ओरिजिन, और उसका पॉइंट लेते हैं 0 0 0 0 5 पॉइंट। ओके, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करोगे तो सेम यू कैन गेट रिजल्ट लाइक दैट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में जो ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे, दैट वी कैन एक्सटेंड टू दी 5 डायमेंशन 7 डायमेंशन एन डायमेंशन। आपकी जो भी वहाँ पर कंसेप्ट पे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें हम लेके सॉल्व करते हैं। मतलब हम अलजेब्रा भी वहाँ पर सेम अलजेब्रा जो आप यूज़ करते थे, ओके, दैट ऑल्सो कैन बी एक्सटेंड। लेंथ ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आइडिया ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, जो हमने ये आगे सब डिस्कस कर लिया, ऑर्थोगोनैलिटी, लेंथ ऑफ वेक्टर्स, वो सभी ज्योमेट्री आप 5 डायमेंशन 7 एन डायमेंशन तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, जैसे हमने ऑर्थोगोनैलिटी में देखा है और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में रोटेशंस हमने देखा, रिफ्लेक्शंस देखा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप एक्सटेंड एन डायमेंशन तक भी कर सकते हो। ओके, तो ये कंसेप्ट है कि आप उसको रोटेशंस, ये कंसेप्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन फाउंड फॉर द एन डायमेंशन कंसेप्ट। तो ये नॉर्मल द कंसेप्ट फॉर है कि लीनियर वेक्टर स्पेस के इंट्रोडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो एक एग्जांपल दिया है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट यू कैन ऑन दिस एग्जांपल फाइंड द, लिख सकते हो साथ साथ आप लोग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the points, distance between the points given as a first, that is a 3 0 5 minus 2 1, 5 variable points there, and 0 1 minus 2 3 0। ओके, मैं जिसे पूछूँ आंसर देना। ओके, सोल्व, उसका डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए फटाफट। ये आप लोगों ने भाई, व्हाट यू गेटिंग द आंसर? अंडर रूट 85। अंडर रूट 85। ओके, एक आंसर आ रहा है ये। बाकी स्टूडेंट्स? 185। ओके, सही है, चलो सही आंसर है। ओके, आपको डी फाइंड करना है, दैट यू कैन फाउंड विद द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3 minus 0 the whole square plus 0 minus 1 the whole square plus 5 plus 2, okay, the whole square plus minus 2 minus 3 the whole square and plus 1 minus 0 the whole square. Okay, तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू गेट द रिजल्ट दैट विल बी द 3 square 9, दैट इज रूट आप फाइंड कर सकते हो। 9 minus 1 square 1 plus 7 square 49
-5 स्क्वायर 25 प्लस 1, ये आंसर आ रहा है 9 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 1, उसका सम कर लोगे आप तो यू गेट द 10, 59.60 एंड रूट। ओके, तो ये कंसेप्ट जस्ट कि हमने देखो वहाँ पर 2 डायमेंशन में यूज़ कर रहे थे, उसी आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो फॉर द 5 डायमेंशन। अब वही हम कहते हैं कि इफ़ यू स्टार्ट विद सेवरल वेक्टर्स, ओके, तो उसका हम क्या करते हैं, उसके एक फॉर्म ऑफ डेफिनेशन लिखते हैं कि आप स्टार्ट करो, गेस कर रहे हो कि इफ़ यू स्टार्ट विद सम सेवरल वेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, ओके, जैसे हमने आगे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे इन लीनियर कॉम्बिनेशंस और लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस में, कि आप कोई भी सेवरल वेक्टर्स यूज़ करो, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 और मैनी वेक्टर्स, फिर आप उसका क्या करते हो, एंड वी फाइंड लीनियर कॉम्बिनेशन विथ सम स्केलर, ओके, आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशंस कर देते हो। अभी जैसे कि हम उसको लिख सकते हैं, आपके लीनियर कॉम्बिनेशन, आपको वेक्टर्स दे दिया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ऐसे वेक्टर्स आपको दे दिए, ओके, अप टू अल्फ़ा आई, और फिर हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते थे, जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते ए अल्फ़ा 1 प्लस ए अल्फ़ा 2 प्लस ए अल्फ़ा 3, ओके, दैट इज़ ए अल्फ़ा 3 अप टू दी, आपको अल्फ़ा आई तक लेना है तो ए अल्फ़ा आई विच इक्वल टू 0। हम ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशंस वहाँ पर बनाते हैं अलजेब्रिक वे, एंड वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसका ओरिजिनल सेट ऑफ जो वेक्टर्स है एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके, ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से है, ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा आई, दे आर ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स, ओके, ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स, एंड फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशंस, वो सभी कहाँ पर है, फॉर्म में लीनियर वेक्टर स्पेस, ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स जो भी है आपका प्लस लीनियर कॉम्बिनेशंस, वो क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म अ लीनियर वेक्टर स्पेस, फॉर्म ए लीनियर वेक्टर स्पेस। जस्ट ये उसका इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट है कि लीनियर वेक्टर स्पेस क्या रहता है, तो आप कितने भी सेट्स ऑफ वेक्टर्स ले रहे हो उसका लीनियर कॉम्बिनेशंस बना देते हो, और उसकी वो प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है दोनों, लीनियर वेक्टर स्पेस एंड द लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो दे आर जो भी लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर आ रही है दोनों कंसेप्ट, ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स प्लस दिस, दे फॉर्म ए लीनियर वेक्टर स्पेस, उसको हम कहते हैं कि ये फॉर्म हो गया लीनियर वेक्टर स्पेस। और उसको कई बार जस्ट कहते हैं जस्ट वेक्टर स्पेस, और स्पेस कहते हैं, या तो लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं, आप अपने अपने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सब डिफाइन कर रहे हैं, बट कंसेप्ट यही है कि उसके आपके सेट्स ऑफ वेक्टर्स दिए, उसका लीनियर कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, दे फॉर्म अ लीनियर वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस, और जस्ट स्पेस से आप उसे डिफाइन कर सकते हो, ओके। तो यही कंसेप्ट के बेस पे हमने आगे भी वहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर में भी देखा था, ओके। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट पे बेस पे आगे अभी जो दूसरे डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं कि सब स्पेस क्या होता है, स्पान क्या होता है, बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है जो लीनियर अलजेब्रा में 2 और 3 डायमेंशन में जो यूज़ कर रहे थे, वही कंसेप्ट के बेस पे ये एन डायमेंशन के बेस पे वहाँ पर डिफाइन किया है, ओके। और जैसे हमने आगे जो एक एग्जांपल लिया तो वो एग्जांपल के बेस पे हम उसको समझ सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस वेक्टर में देखा था कि हमने 4 सेट्स ऑफ वेक्टर लिए थे, 1, 4, -5, फिर एक लिया था सेकंड वेक्टर 5, 2, 1, फिर थर्ड वेक्टर हमने डिफाइन किया था 2, -1, 3, एंड द फोर्थ वेक्टर वी डिफाइन एज अ 3, -6, 11, ओके। ये हमने लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस में ये एग्जांपल हमने लिया था। सपोज ये वही एग्जांपल हम लेते हैं कि हम 4 सेट्स ऑफ वेक्टर ले रहे हैं, दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4, ये 4 सेट्स ऑफ ले रहे हैं, फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हो, ओके। दे आर ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, हम वहाँ पे उनका आप फॉर्म कर सकते हो। और उसको हमने ये जब सॉल्व किया था, आप इसको मैट्रिक्स हमने बनाया था 1, 4, -5, then 5, 2, 1, 2, -1, 3, 3, -6, 11,
फिर अपना रो रिडक्शन हमने अप्लाई किया था और उसको हमने देखा था कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो हमें दो वेक्टर्स मिल रहे थे 9 0 7 एंड सेकेंड वेक्टर जो मिल रहा था 0 -9 13 और बाकी जो वेक्टर्स आ रहे थे आफ्टर रो रिडक्शन ये 0 0 मतलब दो नॉन जीरो रोज मिल रही थी एंड बाकी जो दो वेक्टर्स मिल रहे हैं वो 0 0 0 मिल रहे हैं वहाँ पर। ओके, तो ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो दो वेक्टर्स है, ओके, ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ओके, जो हमें नॉन जीरो रोज है उसको हम क्या कहते थे, आपको रिकॉल कर रहा हूँ मैं, नॉन जीरो रोज है दे आर डिफाइंड एज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये सब मैंने डिस्कस किया था कि आप ये दो को रिवर्स में जाओगे, ये रो रिडक्शन हमने अप्लाई करके फाइंड किया था, रो रिडक्शंस अप्लाई करके हमने ये रिजल्ट मिले थे हमें। ओके, और उसको आप रिवर्स में जाओगे तो सेम आपको ये फॉर्म मिल जाता है। तो उसको ये दो वेक्टर्स को हम कहते हैं लीनियर टू दिस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, और ये जो क्या डिटरमाइन करता है, दे डिटरमाइंस अ प्लेन। ये लीनियरली इंडिपेंडेंस दो वेक्टर्स है, दे डिटरमाइंस अ प्लेन। वो क्या डिटरमाइन करता है, दे डिटरमाइंस अ प्लेन। ओके, तो ये ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो ये दो वेक्टर्स का, तो दे ऑल्सो लाइज इन द प्लेन। ये किस में लाइज करेगा, वो दैट विल बी लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो, इन द प्लेन ओनली। इसका आप लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते हो ये दो वेक्टर्स का। ओके, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वेक्टर्स और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, फॉर्म अ लीनियर कॉम्बिनेशन, फॉर्म अ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, दैट विल बी ये दो वेक्टर्स है, इसको एक नाम दे दो 9 0 7 0, आपको 9 0 7 एक वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर है जो मिल रहा है आपको 0 -9 13, 0 -9 13, इसको अल्फा, इसको चलो बीटा 1 एंड दैट इज बीटा 2 नाम दे दो, और उसको आप फॉर्म कर रहे हो विथ सम स्केलर b1 बीटा 1 प्लस b2 स्केलर लेते हो विथ बीटा 2 विच इक्वल टू 0, दे आर फॉर्म अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये प्लेन डिटरमाइन करता है, और दे जो आपने फॉर्म किया फॉर्म अ लीनियर कॉम्बिनेशन, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, दे ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो लाइज इन द प्लेन, वो प्लेन पे ही वहाँ पर ये रहेगा। ओके, तो उन्हीं के बेस पे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके जो वेक्टर्स दिए थे 4 वेक्टर्स, उसमें से हमें 2 वेक्टर्स मिले रो रिडक्शन मेथड को, उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं। दैट यू सी दिस दैट डिफाइंड एज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दैट डिटरमाइंस अ प्लेन। उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हो तो भी वो कहाँ पे आके रहेगा, दैट लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वेक्टर्स लाई इन द प्लेन, दे ऑल्सो लाइज इन द प्लेन सिंस ऑल वेक्टर्स, यहाँ पर ऑल वेक्टर्स मेकिंग अप इन द प्लेन इज अ v2। अभी यहाँ पर ये जो दो वेक्टर है अल्फा, जैसे 4 वेक्टर है तो हम कहते हैं दैट विल बी v4, और जो दो वेक्टर्स है सिंस ऑल द वेक्टर्स मेकिंग अप इन द प्लेन, प्लेन पे हम जो बन रहे वेक्टर्स, प्लेन का वेक्टर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्लेन पे दो दैट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ v2। ओके, आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। ये v2 जो है हमारा बन रहा है इन द प्लेन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस उसी का पार्ट है। 3 डायमेंशनल स्पेस हम v3 से डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो v2 इज अ सब स्पेस ऑफ v3। अब इसको हम डेफिनेशन कह सकते हैं v2 इज अ सब स्पेस ऑफ v3, मतलब उसकी सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही है जो उसके अंदर ही रहता है, v3 के अंदर ही जो हमने v2 दो वेक्टर्स फॉर्म किए थे प्लेन के अंदर है, इज अ सब स्पेस ऑफ v3। तो इस तरह से आप सब स्पेस वहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ओके, कि प्लेन पे ही आ रहा है तो वी कैन डिफाइन द सब स्पेस। और उसमें यहाँ पर उसके स्पेन के लिए बताया गया
कि ओरिजिनल 4 वेक्टर्स है और द 2 इंडिपेंडेंट वन स्पेन स्पेस ऑफ V2, ओके, जो आपका वेक्टर स्पान है और जो स्पेस है, if all the vectors in the space can be written in a linear combination of a spanning set, उसी सेट में आप लिखते हो तो आप उसको कह सकते हो दैट विल बी द, जो उसका सब स्पेस है और उसके जो भी वहाँ पर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है उसको आप उसको स्पैन के फॉर्म में भी उनको लिख सकते हो। ओके, तो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस कि हमने लिया क्या ये समझने के लिए। ये एग्जांपल हमने लिया था, दैट इज वी कैन दिस एग्जांपल वी फाउंड फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो 4 वेक्टर्स दिए, उसको आप रो रिडक्शन अप्लाई कर रहे हो, हमें 2 वेक्टर्स मिल रहे हैं। अब ये इसी का फॉर्म है ना, रो रिडक्शन हमने इसी में अप्लाई किया था ये मैट्रिसेस में, उसमें से हमने ये फॉर्म लाए तो 2 वेक्टर्स बन गए। अब 2 वेक्टर्स क्या क्या डिफाइन करता है, दे डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ प्लेन, वो प्लेन पे बता रहे हैं, डिटरमाइंस अ प्लेन। और अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ बना लो, इसको स्केलर से कुछ मल्टीप्लाई करो, ये β1 है और β2 है, सम स्केलर्स आपने लिया b1 b2, स्केलर्स का हो या तो कांस्टेंट का हो, और एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया आपने, तो वो भी प्लेन पे ही लाइज करता है। तो ये बताना चाहता है कि जो आपके ये प्लेन जो बता रहा है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 3 डायमेंशन स्पेस V3, तो उसको हम कह सकते हैं सब स्पेस, V2 इज अ सब स्पेस ऑफ V3, मतलब आपका जो 3 डायमेंशन स्पेस है उसी का अंदर का पार्ट है, तो उसको हम कहते हैं सब स्पेस। ओके, ये उसके बेसिक डेफिनेशन है सब स्पेस के लिए। अब उसका आपका जो स्पान रहता है वहाँ पर, ओके, तो 4 वेक्टर्स हमने लिए थे और द 2 इंडिपेंडेंट वहाँ पर लिया था, ओके, विच इज द स्पान ऑफ स्पेस V2, ओके। तो वेक्टर स्पान क्या डिफाइन करता है, इफ ऑल द वेक्टर्स इन द स्पेस कैन बी रिटन इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पैनिंग सेट, मतलब जो भी आपके वेक्टर्स है स्पेस में उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, तो दैट डिफाइन एज अ स्पान। और वो भी हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर विच एज अ स्पैन ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड ए बेसिस, इसका एक डेफिनेशन है, you can write that definition, a set of linearly independent vectors, आपको जो भी linearly independent vectors मिल रहा है, linearly independent vectors which span a vector space, span a vector space, okay, they span a vector space is called basis, is called a basis, उसको basis से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर कौन कौन से मिले थे, 9 0 7 एंड 0 9 13, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ओके, ये हमारी पॉसिबल चॉइस है, दे आर बेसिस ऑफ द स्पेस V2, वो बेसिस कहा जाता है उसको, बेसिस क्या कहते हैं, बेसिस को क्या कहते हैं, तो बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V2, दे आर नथिंग बट ये दोनों जो वेक्टर्स हमने डिफाइन किए, ये 9 0 7 0 9 13, दे आर नथिंग बट द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V2, चाहे तो फिर से उसे लिख सकते हो 9 0 7 एंड 0 9 13, they are basis of the vector space, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो V2 से हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। आपको 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलते हैं तो हम कहते हैं बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3, ओके। तो यही वहाँ पर उनके कंसेप्ट दिए कि आपको जो वेक्टर स्पेस दिया है उसको आप किस फॉर्म में वहाँ पे आपको उन्हें डिफाइन कर सकते हो। तो वेक्टर स्पेस में आपको सब स्पेस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन हम कह सकते हैं कि 2 वेक्टर्स है तो 2 डायमेंशन, 3 वेक्टर्स है तो 3 डायमेंशन, तो ये बेस पे वहाँ पर बता रहा है। तो द डायमेंशन क्या बताता है, द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर, बेसिस वेक्टर कितने भी रहे, 1 2, तो उसका डायमेंशन क्या है V2, तो वही डेफिनेशन दिया है, आई विल राइट द डेफिनेशन, द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, जो भी आप वेक्टर स्पेस ले लो उसका डायमेंशन कैसे आप डिफाइन करोगे, तो द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू द
is equal to the number of basis vector, number of basis vectors। तो ये बेसिक डेफिनेशन है सभी। नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर कितने हैं उस हिसाब से उसका डायमेंशन होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? देखो नो सिंपल है, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन, 5 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन। फिर अभी हमने क्वेश्चन क्या किया कि सबस्पेस किसे कहते हैं, स्पान किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं और डायमेंशन किसे कहते हैं। तो सबस्पेस यू कैन गोट एन आइडिया कि जो हमारा ये एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो कि जो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का हमने एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पर जो रो रिडक्शंस के बाद 2 वेक्टर बन रहे हैं उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। दे आर नथिंग बट इन द V2 सबस्पेस, और उसको कहते हैं सबस्पेस इन टर्म्स ऑफ दिस 2 वेक्टर्स। ओके, ये कंसेप्ट वहाँ पर आता है और वो प्लेन पे लाई करता है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी प्लेन पे लाई करता है। तो वी डिफाइन दे आर इज अ सबस्पेस ऑफ द V2 सबस्पेस पे एंड ऑफ V3 उसके अंदर ही है, V3 के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। V2 ऑल्सो पार्ट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस V3, तो हम कह सकते हैं V2 इज अ सबस्पेस ऑफ V3। ओके, फिर हमने कहा क्या कि स्पान किसे कहते हैं कि हमारे ओरिजिनल 4 वेक्टर्स थे और 2 इंडिपेंडेंट 1, दस द स्पान ऑफ V2। फिर हम उन्हें कह सकते हैं सेट ऑफ वेक्टर स्पैन a space if all the vectors, उसके सभी वेक्टर इन द स्पेस है, कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पैनिंग सेट। तो उसको भी, ये 2 वेक्टर को भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसको स्पान कहते हैं। ओके, एंड द लास्ट वी डिफाइन द बेसिस। बेसिस वेक्टर किसे कहते हैं? द डेफिनेशन वी कोट कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स मिलते हैं, ओके, विच स्पान अ वेक्टर स्पेस, वो स्पान करेंगे मतलब उसको, ओके, स्पैन के उनका स्पैनिंग मतलब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो दैट डिफाइन एज अ बेसिस। और डायमेंशन क्या होता है? बेसिस के जितने वेक्टर्स होते हैं वो उसके डायमेंशन होता है, वो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन बताते हैं। यू गॉट द आइडिया? यस सर। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाए आपको। राइट डाउन दैट एग्जांपल। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्पेस, फाइंड द dimension of the space, find the dimension of the space that is spanned by following vectors, spanned by the following vectors। Okay, and a basis for the space, and a basis for the space is given as, okay, that is a 1 0 1 5 minus 2 0 1 0 6 कम वहाँ पे दिए 0 1 0 6 minus 3, okay, 1 0 1 5 minus 2 1 2 3 4 5 variables 0 1 0 6 minus 3, and third vectors दिया आपका 2 minus 1 2 4 1, and the fourth vector is given as a 3 0 3 15 minus 6। ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्पेस स्पेंड बाय द फॉलोइंग वेक्टर्स एंड अ बेसिस फॉर द स्पेस। ओके, एंड अ बेसिस फॉर द स्पेस। और जो वेक्टर्स आपको दे दिए वहाँ पर ये 4 वेक्टर्स दे दिए विथ 5 वेरिएबल्स। अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, और उसको रो रिडक्शन कर दीजिए, और रो रिडक्शन के बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या मिल रहे हैं, और उन्हीं के बेस पे आप कह सकते हो कि यहाँ पर बेसिस कितना है और उसका स्पान क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन भी हम किससे फाइंड करते हैं? बेसिस वेक्टर से। और बेसिस वेक्टर कहाँ से फाइंड करते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से। तो हमारा ये लास्ट पुराना ही टॉपिक आ गया, आप इसको लिख लो सॉल्यूशंस में।
चलो आप कर ही सकते हो इसको. यू मेक द मैट्रिसेस, 4 डायमेंशन मैट्रिसेस आप उसको कर लीजिए. दैट इज 1 0 1 5 -2, 0 1 0 6 -3, then 2 -1 2 4 1 3 0 3 15 -6. Now apply the row reduction method. Okay, आप उसको रो रिडक्शन मेथड अप्लाई कर दीजिए. कर सकते हो अप्लाई. हाँ सर. करिए, इसका रो रिडक्शन अप्लाई कर दीजिए. ओके, ये हमने ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में रो रिडक्शन कैसे करना है वो मेथड हमने सीखी है. वही आपको मेथड अप्लाई करना है कि यहाँ पर ये 1, ओके, इसे 0 0 लाना है नीचे जो भी टर्म है, फिर ये 1 बाकी 0, फिर यहाँ पर ये 1 बाकी 0. वैसे आप ट्राई कीजिए टू गेट द आइडिया. ओके, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं. सेम आप भी अपनी मेथड अप्लाई करिए. रो रिडक्शंस आप कोई भी रो ऑपरेशंस इस तरह से कीजिए. फर्स्ट ऑपरेशंस आप कर सकते हो वहाँ पर, जिन्हें नहीं आ रहा है यू कैन सॉल्व दैट. मतलब यहाँ पर तो 0 है, तो अभी हमें R3 में चेंज करना है. R3 में क्या चेंज करेंगे, दैट इज R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1. एंड R4 में हम क्या कर सकते हैं, R4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1. तो देखो ये सब इंटरकनेक्टेड है. फर्स्ट सेशन से लेके अभी लास्ट अभी जो टॉपिक डिस्कस किया है सभी इंटर रिलेटेड है. वो आता है फिर दूसरा आता है. इसलिए मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं आ रहे, बी रेगुलर. फर्स्ट रो वैसा का वैसा, सेकेंड रो में हमें 0 चाहिए था, 0 ही रहेगा. 1 0 6 -3. अब ये क्या होगा, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये 0 -1 -2 इंटू 0, तो वो 0 -1 -0, तो दैट विल बी -1. ओके, ये टर्म से हमें रो माइनस करना है. देन 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो वो भी 0 हो गया. 4 माइनस 10, इट इज़ अ -6. 4 माइनस 10 -6. R3 माइनस, अभी ये 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 1 -2 है, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 1 प्लस 4, दैट विल बी 5. दैट इज अ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1. 2 टाइम्स ऑफ R1 क्या है, -2, दैट इज 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये 5. अब फोर्थ रो ले लो. फोर्थ रो में हमें क्या ऑपरेशन करना है, R4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो 3 माइनस 3 0. ओके, 0 माइनस ये तो 0 ही रहेगा. फिर वहाँ पर हमारा टर्म होगा R4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, दिस 3 माइनस 3. ओके, 3 माइनस 3 वो भी 0 हो गया. फिर ये 15 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो वो भी 0 हो जाता है. फिर लास्ट -6 और माइनस माइनस प्लस 6, तो ये भी 0 हो गए. सही है स्टूडेंट. तो यहाँ पर और हम ये ऑपरेशन करना है. देखो हमारा क्या है, टारगेट क्या है, जो स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा हो ध्यान रखना है
हमें कैसे फॉर्म में लाना है इसको आप ध्यान रखना। ये आई विल चेंज द कलर फॉर दिस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये 1 लाना है, बाकी इसके नीचे 0। तो हमारा ये पहला कॉलम ऐसा बन गया 1 0 0। ओके, यहाँ 5 वेरिएबल है। फिर हमें यहाँ पे ध्यान देना है रो रिडक्शन में, ये 1 लाना है। तो ये 1 तो है ही, लेकिन उसके नीचे 0 0, ये भी 0 है, और उसके आस सब 0। ये एक 1 रहना चाहिए ये कॉलम में, बाकी 0। फिर यहाँ पर 1 लाना है और बाकी 0। ऐसा हमें ट्राई करना है, कहाँ तक हो सकता है वो हमें आगे देखना है। अभी हम और एक ऑपरेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ये तो आ गया, ये कॉलम सेटिस्फाइड हो गया। देखो आप 1 0 0। अब सेकंड में ये 1 आ गया है। अब यहाँ पर हमें ये 0 लाना है, बाकी तो 0 है ही दोनों। तो यहाँ पर आप कर सकते हो ऑपरेशन R3 में, आप ऑपरेशन कराओ। R3 में क्या ऑपरेशन कर सकते हो, यहाँ पर R3 प्लस R1 कर ले, R2 कर ले, तो हमारा और एक अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहला रो तो वैसा का वैसा 1 0 1 5 -2। सेकंड रो भी हमने चेंज नहीं करना है, 0 1 0 6 -3। थर्ड रो में हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। 0 + 0 0, -1 + 1 0, 0 + 0 0, -6 + 6 वो भी 0, और 5 - 3 दैट विल बी 2। ओके, 5 - 3 वहाँ पे 2 आ जाता है। और फोर्थ रो हमारा तो वो तो 0 ही हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा अब देखो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, आपको ये सेकंड कॉलम आ रहा है यहाँ पर। ओके, ये फर्स्ट कॉलम भी आप देखिए, ये हमारा यू कैन गेट एन आइडिया। फर्स्ट ये 1 आ गया, बाकी 0, यहाँ पर 1 बाकी 0। अब यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको 1 लाना है। अब तो आगे सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर उससे हम कुछ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और चाहे तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो। ये 2 है और इस पर आप ऐड कर दो। ओके, 2 - 2 यहाँ पर भी करना हो तो आपको सिंप्लीफिकेशन। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो हम चेक करते हैं कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने मिल रहे हैं। यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, अभी रो रिडक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पर वो 1 ला नहीं सकते, बाकी तो ये 1 और 0 0 लाना है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से अभी कुछ आंसर मिल सकता है। हाउ मेनी लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हियर? 3 सर, 3। ओके, क्यों 3? क्योंकि नॉन जीरो रो 3 है सर, तो वो बेसिक वेक्टर। ओके ओके, यहाँ पर आप कहोगे ये जो मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस में नॉन जीरो रो कितना है वो फाइंड कर लो। नॉन जीरो रोज तो वो कितना है, 3 है। ओके, तो नॉन जीरो रोज जो मिल रहा है यहाँ पर, दैट डिफाइन एज ए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, नॉन जीरो रोज they define as a linearly independent vectors। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर्स कितने हैं, तो ये 3 है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर भी कितने होंगे, 3 है। तो कौन कौन से यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो, दैट इज 1 0 1 5 - 2, 0 1 0 6 दैट इज -3, एंड 0 0 0 2 हमारे 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो इसके बेसिस कितना हुए, बेसिस का क्या डेफिनेशन था, a set of linearly independent vector which span a vector space। वो फिर से आप यहाँ पर उसको वेक्टर स्पेस, मतलब आप यहाँ पे उसको स्पान कर सकते हो, इसमें से आप फिर से ओरिजिनल वेक्टर्स बना सकते हो, ये 4 वेक्टर्स। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ो तो आपको आइडिया आएगा। a set of linearly independent vectors which span a vector space is called basis। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है उसका स्पान करते हैं, उसको कहते हैं बेसिस। ओके, तो ये इसके डायमेंशन कितने होंगे, हाउ मच डायमेंशन फॉर दैट, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो दिस 3 वेक्टर्स, उसको हम वेक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में। हमें जो रिजल्ट मिल रहा है आप यहाँ डायरेक्टली कैन राइट 1 0 1 5 - 2, 1 0 1 5 - 2, एक ये वेक्टर। फिर हमें मिल रहा है 0 1 0
0 1 0 6 minus 3, and the third vectors is 0 0 0 0 2. Okay, these three vectors define the basis for the vector space. Okay, the three vectors are a basis of a space, and second, which is the dimension, उसका क्या होगा, which is therefore a dimension, जो आप बताओगे उसका कैसा डायमेंशन है, दैट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस है. दैट इज V3. ओके, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए स्टूडेंट. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्पेस स्पैन्ड बाय द फॉलोइंग वेक्टर्स. आपको क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है. अब डायमेंशन कब मिलेंगे आपको, बेसिस मिले ऑफ द फॉलोइंग, एंड द बेसिस फॉर द स्पेस. बेसिस भी क्या है, दोनों पूछा था, तो पहले बेसिस फाइंड कर लो. तो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं, रो रिडक्शन अप्लाई करो, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने मिल रहे हैं, उसके बेस पे आप उसका बेसिस डिफाइन कर सकते हो और उसका डायमेंशनल डिफाइन कर सकते हो. क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? हाँ सर. हाँ बोलिए बोलिए. આ રો રિડક્શન સિવાય A1 આલ્ફા 1 A2 આલ્ફા 2 A3 આલ્ફા 3 વાળી જે મેથડ હતી આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોલ્વ કરવાની, એ મેથડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. હા, એ તમે મેથડ અત્યારે એપ્લાય કરશો, પણ એમાંથી લિનિયરલી इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आप फाइंड कर सकते हो उसमें से, देन यू कैन अप्लाई दैट मेथड. ओके, सपोज आप जो अप्लाई कर रहे हो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, वहां पर आप क्या प्रूव कर रहे थे, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंट. देखो वहां पर हम जो प्रूव कर रहे थे वो लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है. कंसेप्ट आप समझे उसको. 1 मिनट, आपको कंफ्यूजन ना हो तो उसी टॉपिक को हम ले लेते हैं फिर से. ओके, अभी हमने वो प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था वो एक बार ले लेते हैं. हाँ देखो, ये हमने क्या दिखा था, टाइटल था हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर. ओके, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो हमें प्रूव करने के लिए हम ये कर रहे थे. A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा है, उसमें स्केलर 0 आ रहे हैं, तो हम उसे कहते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट है. जैसे ये आप देखो, ये स्केलर्स आपके हैं A1 A2 AN 0, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, वो हम वहाँ पे प्रूव कर रहे थे. जैसे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो हम डायरेक्टली इतना ही प्रूव करते थे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है तो कितने हैं, तो रो रिडक्शन मेथड से ही हमने वहाँ पे अप्लाई किया था. आप अप्लाई दिस रो रिडक्शन मेथड, जैसे हमने ये प्रॉब्लम लिया था, दैट एग्जांपल वी सी दिस एग्जांपल, उसको हमने सॉल्व किया था और वहाँ पे हमें ये देखो, ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं, दिस आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. ओके, फिर हम उसको रैंक से बता रहे थे कि ये जो गिवन 4 वेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. तो हमने देखा था कि ये पूरा जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये गिवन वेक्टर्स है, जो आप कंफ्यूज मत होना, तब भी मैंने बताया था कि ये जो हमने रो रिडक्शन कर दिया था, ये दो को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कह सकते हो, ये दो को. लेकिन जो आपको क्वेश्चंस दिया था, ये 4 जो वेक्टर्स दिए हैं, ये जो 4 वेक्टर्स, ओके, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो हमें प्रूव करना है. तो उसकी रैंक देखना होगा. तो हमने रैंक देखा था, इसका रैंक क्या मिल रहा था हमें, रैंक इज गिवन एज अ 2, और वहाँ पर जो हमारा रैंक 2 है और अननोन भी हमारा कितना है, लेस देन अननोन आ रहे थे, तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट. उसको हम कहते थे लीनियर डिपेंडेंट. जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो वेक्टर्स जो हमें मिल रहे हैं आफ्टर रो रिडक्शन मेथड, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है. क्लियर पीयूष? हाँ सर.
हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों मिक्सअप मत करना। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है कि भाई आपके जो सेट ऑफ फैक्टर्स दिए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो उसको आप ये दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जो उससे हमने ये मेथड भी मैंने आपको बताया था कि आप तो A1 ખબર A2 છે A3। પણ આ हाँ, જે तो એક્ઝામ્પલમાં એ મેથડ યુઝ ના उसमें नहीं કરાય ને कर સર? सकते, नहीं कर सकते हो। आपको तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड करने हैं कि रो रिडक्शन मेथड से आपको नॉन जीरो रोज कितना मिल रहा है। जो नॉन जीरो रोज है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, और उससे आप फिर बेसिस डिफाइन कर सकते हो कि उसकी बेसिस कितनी होगी। तो यहाँ पे बेसिस 2 है, तो उसका डायमेंशन क्या है, V2 है। क्लियर? તો આમાં તો ખાલી સાહેબ રો રિડ્યુસ મેથડ જ યુઝ કરવાની ને? हाँ, रो रिडक्शन मेथड ही यूज़ करना है, और आप बने तो रो रिडक्शन मेथड ही यूज़ करो, मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, पूरा हमारा ये जो चैप्टर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो ज़्यादातर रो रिडक्शन मेथड ही यूज़ हो रहा है। तो डोंट बी सो मच कंफ्यूज, यू यूज़ द रो रिडक्शन मेथड so that you ઓકે can get easy। और उसका रैंक फाइंड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक यू कैन गेट द आंसर फॉर दैट। तो ये कंसेप्ट है। ओके, क्योंकि ये लिंक है, कई नए स्टूडेंट्स है तो मुझे डायरेक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ कि यू कोड सम तुरंत ही समझ आ जाए, लेकिन आपको जो अभी डिस्कस किया यू गेट सम आइडियाज। ओके, तो हमने बेसिकली आज अभी ये डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? નો સર। एनी स्टूडेंट्स हैज अ क्वेश्चन? ओके, so we go for attendance. वेट फॉर मिनट, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं।